बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड जो लॉ पढ़ेंगे वो है लेंजेस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 15 में हम बहुत सारे प्रीवियस जो टॉपिक स्टडी करके आ रहे हैं उनमें हमने इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी किया। हमने देखा कि किस तरह आप डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ मैग्नेट से या कॉइल की मूवमेंट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो दो प्रीवियस टॉपिक्स थे, एक था मोशनल ईएमएफ, उसमें हमने फार्मूला डेराइव किया था मोशनल ईएमएफ का और वो था E इक्वल्स टू माइनस VBL साइन थीटा। फिर हमने फैराडे लॉ स्टडी किया, उसमें हमने फार्मूला डेराइव किया जो कि था माइनस N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। अगर आप गौर करें तो इन दोनों इक्वेशंस में हमें नजर आ रहा है नेगेटिव साइन, लेकिन मैंने जब आपको ये डेरिवेशंस करवाई थी तो वहां पर मैंने आपको इस नेगेटिव साइन से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि आज जो टॉपिक हम स्टडी करने लगे हैं दैट इज लेंजेस लॉ। इस लॉ में बेसिकली इसी नेगेटिव साइन को ही एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने किसी कॉइल के सामने एक मैग्नेट को प्लेस किया और मैग्नेट को अगर आपने मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल तो आपने ऑब्जर्व किया था प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट को, और फिर आपने इसके ऑपोजिट भी ऑब्जर्व किया और वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से थी कि अगर आप इस मैग्नेट को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल तो अगेन जनरेट होगी इंड्यूस्ड करंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है लेंजेस लॉ। डियर स्टूडेंट, जब फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड डेरिवेशन की तो साथ ही उसने इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को डिटरमिन करने का भी मेथड बताया, लेकिन वो मेथड डिफिकल्ट था। बाद में हेनरिच लेंज ने जो मेथड बताया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, वो मेथड एक इजी मेथड था। सो जब भी आपने इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को डिटरमिन करना हो तो यूज किया जाता है किसको? लेंजेस लॉ को। और जब भी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिटरमिन करना हो तो फिर यूज किया जाता है फैराडे लॉ को। डियर स्टूडेंट, लेंजेस लॉ बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड है। क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने लेंजेस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पर आपके पास फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए, और आप जानते हैं कि जब भी फ्लो ऑफ करंट चाहिए तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक क्लोज लूप की। डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने इस लेंजेस लॉ वाले टॉपिक में एक टॉप पैराग्राफ पर जाएं तो वहां पर ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि लेंजेस लॉ बेसिकली लिंक्ड है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट से। पहले आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करके फिर आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि ये करंट से लिंक्ड है सो इसमें आपको चाहिए क्लोज कंडक्टिंग लूप, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपके पास क्लोज कंडक्टिंग लूप के बजाय जस्ट एक स्ट्रेट वायर गिवन होती है। सो इस केस में आपने उस स्ट्रेट कंडक्टर के साथ इमेजिन करना है एक क्लोज कंडक्टिंग लूप, और इस इमेजिनरी लूप के अंदर आप डिटरमिन करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और फिर इस डायरेक्शन की हेल्प से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डियर स्टूडेंट, इन सारी एक्सप्लेनेशन से जब आप लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे तो लेंजेस लॉ बेसिकली जब आप डिफाइन करें या उसकी स्टेटमेंट लिखें तो इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है। इट इज स्टेटेड एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज so as to oppose the change which is producing the induced current। इस स्टेटमेंट के वर्ड्स पर अगर आप गौर करें तो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपको ये बता रही है कि वो चेंज जो किसी भी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है, जब उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है तो वो इंड्यूस्ड करंट उसी चेंज को अपोज करने लग जाती है।
मैं रिपीट कर देती हूं कि ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि किसी भी सिचुएशन में जब भी कोई चेंज इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करती है तो वो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने के बाद उसी चेंज को अपोज करना स्टार्ट कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चेंज कौन सा है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको रिपीटेडली बताया कि वो चेंज है चेंज ऑफ फ्लक्स। किसी भी लूप या कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट होता है तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स बेसिकली कॉज है इंड्यूस्ड करंट की। और आप जानते हैं कि चेंज ऑफ फ्लक्स दो तरह से आप कर सकते हैं, एक है इंक्रीज इन फ्लक्स और दूसरा है डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों तरह की सिचुएशंस में आप इंड्यूस्ड करंट को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी भी लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट उस इंक्रीजिंग फ्लक्स के ऑपोजिट जाएगी। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इंड्यूस्ड करंट उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी। और इसके वाइस वर्सा, अगर आप किसी कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट अगेन इसके ऑपोजिट जाएगी और इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ये किस तरह पॉसिबल होगा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें आपने कंसिडर किया एक कंडक्टिंग कॉइल विद अ गैल्वानोमीटर और साथ ही आपने प्लेस किया एक मैग्नेट को। अभी मैं इस मैग्नेट को मूव नहीं करूंगी, ना ही मैं चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट करूंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन को समझाऊंगी ताकि आप जब ये एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसको फॉलो कर सकें। पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि अगर आप इस मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल तो आपके ख्याल में अक्रॉस द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मैंने अभी मैग्नेट को मूव नहीं किया, जस्ट मैं आपसे पूछ रही हूं। आई एम श्योर कि आपका आंसर होगा कि जब मैग्नेट को आप कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये तो हो गया करेक्ट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो क्या कॉइल इसको इंक्रीज होने देगी या इसके ऑपोजिट बिहेव करने की कोशिश करेगी? स्टेटमेंट में मैंने आपको अभी बताया कि कॉइल इस इंक्रीजिंग फ्लक्स के अगेंस्ट बिहेव करेगी। मेरा मतलब यह है कि कॉइल इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो इस कोशिश में अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इस कॉइल ने इस नॉर्थ पोल को जो कि उसकी तरफ मूव करेगा उसको रोकना है फॉर इंक्रीज इन फ्लक्स, तो कॉइल की जो फ्रंट साइड है उसे नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा या साउथ पोल? कौन सा पोल बनकर कॉइल नॉर्थ पोल की इनवर्ड मूवमेंट को रोक सकती है? ऑब्वियसली कॉइल की जो फ्रंट साइड है इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेट, वो वाली साइड अगर नॉर्थ पोल बन जाए तो वो नॉर्थ पोल मैग्नेट का जो उसकी तरफ मूव कर रहा है ये उसको रिपेल करके रोक सकती है। किसको? इंक्रीज इन फ्लक्स को। सो डियर स्टूडेंट, यहां तक तो जो आपने सोचा वो करेक्ट सोचा। अब अगर ये फ्रंट साइड ऑफ द कॉइल बनी नॉर्थ पोल तो बैक साइड ऑफ द कॉइल क्या बन जाएगी? बैक साइड ऑफ द कॉइल ऑब्वियसली बनेगी साउथ पोल। अब अगर कॉइल के ये दो पोल्स बन रहे हैं तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल यू कैन इजीली डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, और उसके लिए आप हेल्प लेंगे फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड एंड थंब। हमेशा थंब पॉइंट करता है अलोंग द नॉर्थ पोल, सो आप थंब को इस तरह प्लेस करें कि आपका थंब पॉइंट करे अलोंग द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल और फिंगर्स उसको इस तरह ग्रैस्प करें जो कि डायरेक्शन होगा करंट का। अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विच इज एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने कोई करंट फ्लो नहीं करवाई, जस्ट आपको सारी सिचुएशन मैंने समझाई है।
अगर आप मैग्नेट वाली साइड से ऑब्जर्व करें तो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंडिकेट करेगा। ये वो सारी सिचुएशन है जिसमें कॉइल के अक्रॉस इंक्रीज इन फ्लक्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो कॉइल का बिहेवियर है वो क्या होगा। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अगर मैग्नेट को अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो जैसे ही मैग्नेट मूव हुआ फ्रंट साइड ऑफ द कॉइल बनेगी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल बनकर वो इस इनकमिंग नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी और एक इंड्यूस्ड करंट आपको गैल्वानोमीटर पर नजर आई और अगर आप कॉइल में उसका डायरेक्शन ऑब्जर्व करें तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट। डियर स्टूडेंट, अब अगर आप इसके ऑपोजिट करते हैं कि ये मैग्नेट अभी आपने मूव किया था टुवर्ड्स द कॉइल, अभी आपने मैग्नेट को रोक दिया, सो इंड्यूस्ड करंट अगेन एकदम से जीरो हो जाएगा क्योंकि इंड्यूस्ड करंट उसी वक्त तक होता है जब तक चेंज इन फ्लक्स होता रहता है। सो चेंज ऑफ फ्लक्स जैसे ही जीरो हुआ तो आपके करंट की वैल्यू गैल्वानोमीटर में जीरो हो गई। अब अगर आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इस सिचुएशन में मैग्नेट की अवे मूवमेंट से जो कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स है वो होगा डिक्रीजिंग फ्लक्स। अब कॉइल एक जिद्दी बच्चे की तरह अगेन अगेंस्ट द डिक्रीज इन फ्लक्स बिहेव करेगी। इस सिचुएशन को मैं थोड़ी देर पॉज करके आपसे डिस्कस करती हूं। आप बताएं कि जब आप इस मैग्नेट को अवे मूव करेंगे तो कॉइल ने इस नॉर्थ पोल की अवे मूवमेंट को रोकना है। इसको रोकने के लिए जो कॉइल की फ्रंट साइड है वो क्या नॉर्थ पोल बनेगी या साउथ पोल? ऑब्वियसली वो बनेगी साउथ पोल, ताकि वो इस अवे जाते हुए नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके और डिक्रीज इन फ्लक्स को रोक सके। इस सिचुएशन में जैसे ही फ्रंट साइड बनी साउथ पोल तो बैक साइड ऑफ द कॉइल बन जाएगी नॉर्थ पोल। अब अगर आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड के थंब को पॉइंट करवाएं अलोंग द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल तो फिंगर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह बनेगा और करंट का डायरेक्शन प्रीवियस केस के ऑपोजिट आएगा। इस सिचुएशन में आपकी फिंगर्स एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट कर रही हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट और आपको गैल्वानोमीटर पर भी जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगी। सो डियर स्टूडेंट, इस सारी बात को अब ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही आपने मैग्नेट को मूव किया अवे फ्रॉम द कॉइल तो आपके पास डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से जो करंट इंडिकेट हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, जब आपने ऑब्जर्व किया तो वो करंट है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रंट साइड ऑफ द कॉइल बनी साउथ पोल और बैक साइड ऑफ द कॉइल बन गई नॉर्थ पोल और आपने ऑब्जर्व किया कि गैल्वानोमीटर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंडिकेट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, इन दोनों एक्टिविटीज में आपने लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व किया कि दोनों सिचुएशंस में जब आपने चेंज इन फ्लक्स जनरेट करने की कोशिश की तो कॉइल ने उस चेंज ऑफ फ्लक्स के अगेंस्ट बिहेव किया। जब आपने फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश की तो कॉइल में करंट कुछ इस तरह जनरेट हुई कि उसने इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज किया और जब आपने डिक्रीज इन फ्लक्स जनरेट किया तो कॉइल ने इंड्यूस्ड करंट को इस तरह जनरेट किया, उसने इस डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज किया। इन सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करें तो फर्स्ट कंक्लूजन कुछ इस तरह से होगा। The push of the magnet will generate an induced current and that induced current will oppose the push of the magnet. And second conclusion हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। The pull of the magnet will generate an induced current and that induced current will oppose the pull of the magnet. Dear student, इन सारी एक्टिविटीज में आपने ये ऑब्जर्व किया कि लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और इसी ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो हमने दो इक्वेशन स्टार्ट में डिस्कस की थी, एक मोशनल ईएमएफ की और दूसरी फेरेडे लॉ की, तो इन दोनों इक्वेशन में आने वाला नेगेटिव साइन बेसिकली इस ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ इंड्यूस्ड करंट को ही इंडिकेट कर रहा है। ये नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग दैट
इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। डियर स्टूडेंट, इन सारी ऑब्जर्वेशन को अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो आपको लेंज़ेस लॉ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही नजर आता है। इस टॉपिक के एंड पर 2 पैराग्राफ्स हैं और ये दोनों पैराग्राफ इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही रिलेटेड हैं। अगर हम इस फर्स्ट डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको जो क्रॉस के साइन है वो बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और आपने इस पर एक कंडक्टर, एक क्लोज लूप विद गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। अब हम इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद वेलोसिटी v। जैसे ही ये कंडक्टर मूव करेगा तो लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जनरेट होगी एक एंटी क्लॉकवाइज करंट जो कि है ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस्ड करंट मूव करेगी इन द लूप ABCDA। इस लूप में जैसे ही ये करंट जनरेट हुई तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अब किस में मूव कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड में। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक्सर्ट होती है एक मैग्नेटिक फोर्स। सो डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ी देर के लिए हम रोकते हैं और डिटरमिन करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल को, और राइट हैंड रूल में अब आपको 3 वेरिएबल्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। आपका जो राइट हैंड का थंब है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड नॉर्मल टू द पाम बिहेव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो इस सिचुएशन में आपके पास जो करंट का डायरेक्शन है कंडक्टर में वो है अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। सो इन दोनों वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जब आप अपने राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को अलाइन करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगी जो कि एक पाम के डायरेक्शन से आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रही है, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेलोसिटी आया। डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन में जो कि आपने लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग बनाई है, इस सिचुएशन में जब आपने कंडक्टर को विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट साइड मूव किया विद सम फोर्स, विद सम एनर्जी, तो आपके पास इस कंडक्टर पर अप्लाई होना स्टार्ट हो गई एक मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट एक्सटर्नल फोर्स। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इस कंडक्टर में एक कंटिन्यूअस करंट जनरेट होता रहे तो आपको इस मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ेगी, तब ही आपको एक कंटिन्यूअस करंट फ्लो नजर आएगा। इस सिचुएशन में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने एक्सटर्नल एनर्जी के ऑपोजिट एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी, और आप ये कह सकेंगे कि जो आपने इनपुट पर मैकेनिकल एनर्जी दी वो आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और टोटल एनर्जी इस सिस्टम में कंजर्व है। ये सारा जो आपने ऑब्जर्व किया ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हमें नजर आया। अब हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग इमेजिन किया था वो गलत था, हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इमेजिन करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अपवर्ड करंट हमने इमेजिन किया एक डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट फॉर सेम मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी। अभी मैं मूव नहीं कर रही इस सिस्टम को, जस्ट आपको समझाना चाहती हूं कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो इस सिचुएशन में क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इस सिचुएशन में जब आप राइट हैंड रूल को इंप्लीमेंट करेंगे तो राइट हैंड रूल के थंब और फिंगर्स को जैसे ही आपने प्लेस किया तो आपकी पाम का डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर है। सो इस सिचुएशन में जैसे ही आपने करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड किया तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो गई? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है जो एक्सटर्नल फोर्स के साथ ऐड होकर इस सिस्टम को एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ लेकर जा रही है।
इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी कर दें तो क्या ये सिस्टम मूव करता रहेगा? तो ऑब्वियसली ये एक एवर मूविंग सिस्टम बन गया है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स खुद ब खुद इस कंडक्टर को मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि कंडक्टर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में अब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। सो ये सिस्टम जिसमें आपने एक थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी दी, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसे डायरेक्शन में मिली जिसने इस सिस्टम को एक एवर मूविंग सिस्टम बना दिया। यानी स्मॉल इनपुट से आपने एक हाई आउटपुट अटेन की, और ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्योंकि ये अब आपका सिस्टम बन चुका है एक सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम, जिसमें आप विदाउट एनी इनपुट अब इस सिस्टम को मूव कर सकते हैं, और ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। सो जो हमने पहले कंसिडर किया था डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप ABCDA, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट था, वो डायरेक्शन ऑफ करंट था अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ही आपने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया तो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन स्टार्ट हो गई। सो इसका मतलब है कि लेंजेस लॉ बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज ही है। सो डियर स्टूडेंट, आपके इन दो लास्ट पैराग्राफ में इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इम्प्लीमेंट करता है। डियर स्टूडेंट, आपने जो लेंजेस लॉ स्टडी किया, अगर आप इसे एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहें तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते हैं। आपके पास ये एक मेटल प्लेट है और ये एक मैग्नेट है। जैसे ही आप मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉपर प्लेट, तो आप एक चीज़ क्लोजली ऑब्जर्व करें कि ये मैग्नेट जैसे ही कॉपर प्लेट के पास आता है तो इसकी मोशन डैम्पिंग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इसकी मोशन डैम्प्ड हो जाती है, ये एकदम से रुक जाता है और कॉपर प्लेट को या मेटल प्लेट को हिट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉपर प्लेट, तो कॉपर चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट अपने अंदर जनरेट करता है, और वो इंड्यूस्ड करंट इनकमिंग मैग्नेट को अपोज करने की कोशिश करता है। सेम इसी चीज को आप अगर इस तरह ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैग्नेट कॉपर प्लेट के ऊपर मूव करता है तो उसकी मूवमेंट एकदम से रुक जाती है, और उसका रुकना अपोजिंग बिहेवियर ऑफ कॉपर प्लेट है, क्योंकि कॉपर प्लेट जब मैग्नेट क्रॉस करता है तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट अपने अंदर जनरेट करती है जो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। सो ये ऑब्जर्वेशन भी आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ये ऑब्जर्वेशन भी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ है। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने बड़ी डिटेल में ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ मैग्नेट के थ्रू चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल जनरेट करेंगे, और कॉइल किस तरह इस चेंज ऑफ फ्लक्स के ऑपोजिट बिहेव करते हुए एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है। और मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ की जो इक्वेशंस थी उनमें आने वाला नेगेटिव साइन बेसिकली इसी ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेंजेस लॉ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। बट टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।